देखिए अपन ने इन फॉर्मूलों पर आधारित अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 तो अनसॉल्व क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, 2 अपन ने इसके एग्जाम्पल और सोल्व कर लिए थे जो पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। 2 एग्जाम्पल और अपन सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कंटेंट्स अपन पढ़ेंगे वो है प्रिज्म और प्रिज्म से अपवर्तन। उससे पहले इन 2 क्वेश्चनों को सोल्व कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक कोई लेंस है, उत्तल लेंस, उस उत्तल लेंस से बिंब की दूरी को ज्ञात करवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 2 गुना है। यानी क्वेश्चन में इस तरह से कह रहे हैं कि एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी, यानी कि u का मान ज्ञात करना है। यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है, यानी m का मान 2 आ रहा है और साथ में लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो देखो पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी। एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी। एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी यदि प्रतिबिंब यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है, लेंस की फोकस दूरी दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको यहां क्या क्या दे रखा है। एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी, इन्होंने ये चीज तो स्पष्ट कर दी कि लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। ये नहीं कहा कि लेंस है, केवल उत्तल लेंस है। एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी, यानी आपको इसमें मान ज्ञात करना है u का। अब u का मान अपने आप इसके चिन्ह सहित आ जाएगा, माइनस या प्लस जो भी है लेंस के सामने होगा माइनस में आ जाएगा। तो अब देखिए यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित हैं, यानी कि m का जो मान दिया है वो 2 दिया है, फिर कह रहे हैं लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर, लेकिन उत्तल लेंस है तो किस में आएगी, प्लस, तो f = प्लस 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि m का मान प्लस में लिया जाए या माइनस में लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज स्पष्ट कहीं नहीं कही है। केवल ये कह रहे हैं कि यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है, 2 गुना आवर्धित है, प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। अगर ये कहते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तब तो आप m का मान क्या लेते हैं, -2 आ जाता। अगर ये कहते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो m का मान क्या होता, +2 आ जाता। इसका मतलब आपको इसमें u के 2 मान निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में चीजें स्पष्ट नहीं की है। तो u के 2 मान का मतलब, एक तो जब m जो है 2 गुना तो आ रहा है, लेकिन एक बार तो जब m का मान प्लस हो यानी कि प्रतिबिंब सीधा हो, और एक बार जब कैसा हो, उल्टा हो। तो 2 स्थितियां बन गई है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए m = अपने पास स्पष्ट नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं, यदि m +2 हो तो यानी मैं क्या कह सकता हूं, प्रतिबिंब के सीधा बनने पर, अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा हो तब तो m की वैल्यू क्या लेंगे अपन, +2 लेंगे, और उस स्थिति के अंदर u की वैल्यू क्या होगी वो अपन निकालेंगे। अब फॉर्मूला मुझे चाहिए m का, किसके साथ, f के साथ, जिसमें u भी हो। तो देखो आपके पास m = f/f + u, यानी ये फॉर्मूला आपके पास काम आ जाएगा। तो देखिए m = f/f + u से, अब u की वैल्यू देखेंगे, m की वैल्यू क्या ले रहे हैं आप, +2,
इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है +10, फिर +10 प्लस यू, कैलकुलेट कीजिए आप इसे, तो ये आएगी आपके पास स्टेप 10 इंटू 2 20 प्लस 2u इज इक्वल टू 10, फिर इसको ट्रांसफर कीजिए तो 2u इज इक्वल टू 10 माइनस 20 माइनस के 10, तो 2u इज इक्वल टू माइनस के 10 या u इज इक्वल टू -10 अपॉन में 2 यानी -5 सेंटीमीटर। अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और 2 गुना आवर्धित है तो इसका मतलब वस्तु को उस लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। फिर अगले केस में अगर अपन देखें कि यदि m इज इक्वल टू, देखो ध्यान रखना, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं इसमें, यदि m इज इक्वल टू -2 हो, -2, क्योंकि माइनस प्लस दोनों में कुछ भी संभव है कि क्वेश्चन में कहा ही नहीं इस चीज को स्पष्ट कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। m इज इक्वल टू -2 हो यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो, उल्टा हो, प्रतिबिंब उल्टा हो। तो अगर प्रतिबिंब उल्टा है तब इस स्थिति के अंदर फिर u का मान देखेंगे, तो देखिएगा फॉर्मूला आपके पास है m इज इक्वल टू एफ अपॉन में f प्लस यू से m की वैल्यू -2, f की वैल्यू 10 प्लस u। अब आप इसे सोल्व करें तो ये आएंगे आपके पास, देखें -20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2u इज इक्वल टू 10। फिर आगे की स्टेप में देखें, -2u इज इक्वल टू 10, इधर आके प्लस हो जाएगा +20, -2u इज इक्वल टू 30, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो अपने आप स्पष्ट हो गया कि अगर आप बिंब को ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के सामने रखते हो तो प्रतिबिंब 2 गुना बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हो तो प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित तो बनेगा, परंतु कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन था जिस एक क्वेश्चन के 2 भाग करके अपन ने इसको हल कर लिया है। अगर क्वेश्चन में लाइन में 1 में ये कह दिया गया होता कि यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित व उल्टा है या 2 गुना आवर्धित व सीधा है तो फिर इसमें से आपको एक ही हिस्सा करना था। अगर सीधा कहते तब उस स्थिति के अंदर आपके पास u का मान आता -5 सेंटीमीटर, और अगर ये कहते कि उल्टा बन रहा है तो u का मान आता -15 सेंटीमीटर। इस तरह से अपने पास अपन ने इस क्वेश्चन में 2 पार्ट इसके सोल्व कर लिए हैं। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और अपन देखते हैं जो कि इन फॉर्मूलों पर आधारित है और अपनी पाठ्य पुस्तक का ही वो एग्जाम्पल है। उस क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान रहे, अपन ये जो आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं वो अपनी बोर्ड वाली जो बोर्ड की तरफ से प्रेस्क्राइब बुक है उसी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन हो जाए तो ही पर्याप्त है अपने लिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा है। फिर अपन इसमें देखें कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में वो अपन को क्या दिया हुआ है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती है। मोमबत्ती की लंबाई है यानी कि कोई बिंब है जिसकी लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए। अर्थात इसमें क्या पूछ रहे हैं, वही u का मान पूछ रहे हैं जैसा पिछले क्वेश्चन में था, कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा स्पष्ट प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर लंबा स्पष्ट प्रतिबिंब उचित स्थान पर रखे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। तो ध्यान रहे 3 सेंटीमीटर है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, एक
3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती। तो देखो मोमबत्ती की लंबाई यानी कि h 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस से कितनी दूरी पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए, कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा स्पष्ट प्रतिबिंब, कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा स्पष्ट प्रतिबिंब। वापस देखें, एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर स्पष्ट प्रतिबिंब, यानी 6 सेंटीमीटर लंबा स्पष्ट प्रतिबिंब, 6 सेंटीमीटर लंबा स्पष्ट प्रतिबिंब उचित स्थान पर रखे, उचित स्थान पर रखे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। ये आपके पास इस क्वेश्चन में ये वैल्यूज आपको दी गई हैं, ये सॉल्यूशन, इसका हल देख रहे हैं आप। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती, यानी कि इस क्वेश्चन देखो हर टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया है, हर फॉर्मूले को यूज किया है। 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती है, यानी कि बिंब की लंबाई h 3 सेंटीमीटर हो गई, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस से। अब इन्होंने ये नहीं कहा है कि लेंस उत्तल है अवतल है, केवल लेंस कह रखा है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन अपन प्रतिबिंब के आधार पर पता कर लेंगे कैसा है। फोकस दूरी के लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा स्पष्ट प्रतिबिंब। ध्यान रहे मोमबत्ती की लंबाई 3 सेंटीमीटर है यानी बिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब हो रहा है 6 सेंटीमीटर यानी उससे जस्ट डबल हो गया। अगर प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है यानी आवर्धन का मान 1 से अधिक है तो लेंस कैसा है, उत्तल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस से हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि लेंस कैसा है, उत्तल लेंस होगा। तो देखिए अब जो वैल्यूज दी गई है उनको रख लें। ये अपने पता कर लिया कि लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती यानी कि बिंब की लंबाई h, ये है 3 सेंटीमीटर, प्लस में आएगी क्योंकि मोमबत्ती मुख्य अक्ष के ऊपर ही होगी, नीचे थोड़ी रखेंगे उसे। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस से, तो देखो लेंस मैंने पहचान लिया कैसा है, उत्तल लेंस, तो f कैसी आएगी, +10 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस है। अगर यहाँ प्रतिबिंब छोटा होता तो फिर अपन इसमें विचार करते कि अवतल होगा कि उत्तल होगा, तो यहाँ तो विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर, यानी बिंब से बड़ी है। बिंब से ज्यादा अगर लंबाई आ रही है इसका मतलब क्या है, उत्तल लेंस है। तो f आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी कि u का मान आपको ज्ञात करना है। फिर प्रतिबिंब की लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर। देखो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब नीचे बनता है उत्तल लेंस से, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हो जाएगी -6 सेंटीमीटर। अब आपके पास h है, h डैश है और f है और u निकालना है। तो देखिए फॉर्मूले का सिलेक्शन किसका करेंगे आप। इसमें देखें h डैश, h की आपको आवश्यकता है बिल्कुल, v की कोई आवश्यकता नहीं है, u चाहिए, f दे रखा है, f u h डैश h, तो सीधा सा ये फॉर्मूला यूज कर लो आप डायरेक्ट। तो देखिए आपने इक्वेशन लिख दी है वैल्यूज, तो आप फॉर्मूला बन जाएगा h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू f अपॉन में f प्लस u से। अगर इस फॉर्मूले से आप देखते हैं तो आप देखें h डैश की जो वैल्यू है वो है -6, फिर अपन h की वैल्यू देखें तो वो वैल्यू है आपके पास +3, फिर f की वैल्यू है आपके पास +10,
प्लस 10 और आपको निकालना है u। इजीली u का मान निकल जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो देखो ये हो जाएंगे -2, 3 से डिवाइड कर लिया, 10 अपॉन में 10 प्लस u का मान अपने आप चिन्ह सहित आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, -20 -2u इज इक्वल टू 10। फिर देखें आगे के स्टेप में, -2u इज इक्वल टू 10 प्लस 20, पक्षांतरण कर लिया, -2u इज इक्वल टू प्लस के 10 प्लस के 20 प्लस के 30, तो u इज इक्वल टू हो गया -15 सेंटीमीटर। ये आपने लेंस से बिंब की दूरी ज्ञात कर ली है इस क्वेश्चन में। तो देखो इस तरह अपन ने जो लेंस में रेखीय आवर्धन था उस पर आधारित क्वेश्चन जो थे वो अपन ने किए, लेंस के संयोजन के क्वेश्चन किए, लेंस की फोकस दूरी के क्वेश्चन किए, और अपना क्वेश्चनों का मेन जो फोकस रहा वो है अपनी पाठ्य पुस्तक, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के अंदर राजस्थान बोर्ड में बुक से ही क्वेश्चन आते हैं अपने सारे। तो अपन ने अपनी बुक के जो अनसोल्व क्वेश्चन थे उनको भी अपन ने सोल्व किया है, और जो सोल्व एग्जाम्पल है वो भी अपन ने सोल्व किए हैं, और जो एग्जाम्पल या क्वेश्चन एक जैसे रिपीटेशन में आ रहे हैं उनमें से एक का सिलेक्शन कर रहे हैं अपन, किसी एक को ले रहे हैं ताकि समय एक्स्ट्रा अपना खर्च उसमें नहीं हो। क्वेश्चन में अगर वैरायटी है तो उन क्वेश्चन को अपन अटेंड जरूर कर रहे हैं। तो ये अपन ने क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं, जो 6 न्यूमेरिकल अपन ने कर लिए हैं इन पर बेस। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिज्म और प्रिज्म से अपवर्तन। देखिए अपन ने लेंस जो संबंधित थी सारी बातें उसकी कर ली थी, चाहे लेंस में आवर्धन हो, चाहे आपके पास लेंस सूत्र हो, लेंस मेकर सूत्र हो, ये सब अपन ने इसमें पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो भी अपन ने सोल्व कर लिए थे, लेंसों का संयोजन भी जान लिया था, लेंस की शक्ति जान ली थी। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन पढ़ रहे हैं प्रिज्म और प्रिज्म से अपवर्तन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म होता क्या है? किसी भी पारदर्शी पदार्थ की इस प्रकार की आकृति है, लेकिन आवश्यक नहीं है ये इसी आकृति का हो। आप अपनी लैब में इसी आकृति का देखते हैं तो देखिए पहले परिभाषा पे जिक्र करते हैं। प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है, प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए कम से कम 2 समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। यानी प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए कम से कम 2 समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। देखिए ये 2 समतल पृष्ठ ये हैं ABED, एक समतल पृष्ठ ये हो गया, गौर कीजिएगा चित्र में, एक समतल पृष्ठ ACFD। ये समतल पृष्ठों से ये 2 समतल पृष्ठ हो गए। पहला समतल पृष्ठ ABED, एक ये ACFD। तो 2 समतल पृष्ठों से घिरी हुई ये जो समांगी पदार्थ की जो आकृति बन रही है यही प्रिज्म कहलाती है। मैंने क्या कहा, 2 होने चाहिए कम से कम, 2 की जगह और भी संख्या में चेंज हो, लेकिन कम से कम 2 होनी चाहिए। जैसे कि लेंस के लिए अपन ने पढ़ा था कि कम से कम 1 पृष्ठ वक्री होना चाहिए, वैसे ही कम से कम 2 पृष्ठ इसमें कैसे होने चाहिए, समतल होने चाहिए। उसे ही क्या कहते हैं अपन, घिरा होता है, उसे ही प्रिज्म कहा जाता है। अब देखो इसी में आगे, किसी प्रिज्म में कितने भी पृष्ठ हो सकते हैं, आवश्यक नहीं है 2 ही हो, कितने भी पृष्ठ हो सकते हैं। जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है और अन्य पृष्ठ जिससे प्रकाश निर्गत होता है वे आपस में कभी भी समांतर नहीं होते। जैसे ये किसी कोण पर यूं झुका हुआ है, ये भी ऐसे, कभी भी एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगे। ये प्रिज्म की पहचान है। आवश्यक नहीं है प्रिज्म त्रिभुजाकार आकृति का हो, ये षटकोणीय भी हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है। अब देखिए ये अपने पास प्रिज्म का त्रिविमीय जो प्रिज्म अपने पास है उसका 2D के अंदर अपन इसका चित्र बनाया हुआ है। यानी इस तरह से सामने त्रिभुजाकार आकृति, ये त्रिभुजाकार और ये आयत के रूप में नजर आती हैं। अब इस प्रिज्म से संबंधित कुछ परिभाषाओं को अपन जान लें, फिर इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपन करेंगे। अपवर्तक पृष्ठ, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ये अपवर्तक पृष्ठ, ये दोनों ही पृष्ठ इसके अपवर्तक हैं, क्योंकि प्रकाश इधर से भी आपतित हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। ABED ये अपवर्तक पृष्ठ है,
ACFD ये भी इसका क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है पूरा। तो देखिए जिनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है ABED और दूसरा है ACFD, यही क्या है, इसके अपवर्तक पृष्ठ है। फिर आती है अपवर्तक कोर। क्या परिभाषा है अपवर्तक कोर की, देखिए अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं, एक अपवर्तक पृष्ठ ये रहा, एक अपवर्तक पृष्ठ ये रहा, दोनों इस कोर के ऊपर मिल रहे हैं, तो ये जो AD है, AD जो है यही क्या है, इसकी अपवर्तक कोर है। तो अपन ने क्या देखा कि अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिल रहे हैं, दोनों अपवर्तक पृष्ठ, एक अपवर्तक पृष्ठ ये रहा, एक अपवर्तक पृष्ठ ये रहा, ये इस कोर के ऊपर मिल रहे हैं, इस कोर को ही कहते हैं अपवर्तक कोर। फिर इसके बाद बात आती है प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है क्या, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है। देखो एक अपवर्तक पृष्ठ ये है ABED, एक अपवर्तक पृष्ठ ये है ACFD, इनके बीच का कोण ये बन गया, ये प्रिज्म कोण है। इसी तरह से ये भी क्या है, इसके लिए प्रिज्म कोण है। तो देखिए प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण क्या हुआ, कोण BAC, कोण EDF, कोण EDF, ये दोनों क्या है, प्रिज्म कोण है। फिर बात करें आधार की। आधार है क्या, अपवर्तक कोर के सामने वाला पृष्ठ। ये अपवर्तक कोर है, इसके बिल्कुल सामने वाला पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ दिख रहा है अपवर्तक कोर के सामने वाला, BCFE। आधार अपवर्तक कोर के सामने वाला पृष्ठ BCFE, ये अपवर्तक कोर जो कि ये AD आ रही है, इसके सामने वाला पृष्ठ। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद जो अपन ने ये बनाया हुआ है अलग से, तो देखिए वो है क्या, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत, अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटा हुआ परिच्छेद ही क्या कहलाता है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, जो क्या है ABC। जब अपन प्रिज्म से डेरिवेशन करेंगे तो ये जो ABC वाला जो भाग है, इसी भाग को लेंगे जिसमें ये वाला भाग देखो ABED, ये अपवर्तक पृष्ठ का हिस्सा है इधर। इसी तरह से ये भी क्या है, इस वाले अपवर्तक पृष्ठ का है। ये वाला अपवर्तक पृष्ठ, ये वाला अपवर्तक पृष्ठ कभी भी एक दूसरे के समानांतर है ही नहीं, क्योंकि इनके बीच का कोण है। तो देखिए इसको भी अगर मैं लेता हूं ABC, तो ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया एक, ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया, और ये हिस्सा इसका क्या है, आधार BC वाला। तो ये अपन ने प्रिज्म संबंधी कुछ बातें जान ली हैं। अब अपन करते हैं प्रिज्म से अपवर्तन। देखिए हेडिंग क्या थी, प्रिज्म वे प्रिज्म से अपवर्तन। तो पहले अपन ने जान लिया है नंबर फर्स्ट पे प्रिज्म। अब अपन इसमें जानेंगे प्रिज्म से अपवर्तन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अब नंबर सेकंड पॉइंट जो प्रिज्म का अपन जान रहे हैं, प्रिज्म से अपवर्तन। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे लेंस मेकर सूत्र था उसी प्रकार से। देखो प्रिज्म से अपवर्तन क्या और कैसे है, इसको आप जाने। ये मैंने कोई परिच्छेद ले लिया है प्रिज्म का, ये कोई प्रिज्म का परिच्छेद है A
बी और ये सी। ये ए बी वाला भाग अपवर्तक पृष्ठ है, AC वाला भाग ये भी अपवर्तक पृष्ठ है। प्रकाश को इस तरफ से भी गिरा सकते हैं आप, इसके ऊपर, और इस तरफ से भी गिरा सकते हैं। तो देखो ABC इसका कोई परिच्छेद है, यहाँ ये इसका प्रिज्म कोण है, ये इसका प्रिज्म कोण है, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य का कोण। इस अपवर्तक पृष्ठ और इस अपवर्तक पृष्ठ के मध्य का कोण क्या है? प्रिज्म कोण है। अब देखिए इसके ऊपर कैसे क्या अपवर्तन होता है, इस चित्र को मैं जिस क्रम से बना रहा हूं आप उसी क्रम से बनाने का प्रयास करना, ताकि स्टेप्स अपने समझ में आ सके। तो देखिए इसमें स्टेप्स क्या है, ये कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित हो रही है, ये आपतित प्रकाश की किरण है। अब इस प्रकाश की किरण को अगर ये अपवर्तक पृष्ठ नहीं होता, इस प्रकाश की किरण के पथ में कोई माध्यम नहीं होता, तो अपन ये मानते हैं कि इस प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था। क्योंकि प्रकाश का संचरण सरल रेखीय होता है, तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से सरल रेखीय पथ के अनुदेश चली जाती, बिल्कुल सीधी जाती। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि प्रिज्म किसका बना हुआ माना है अपन ने? कांच का। कांच का अगर प्रिज्म ये है तो बाहर का माध्यम तो क्या है? वायु। और वायु का अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, यानी वायु विरल माध्यम है और प्रिज्म कैसा माध्यम बन गया है? सघन माध्यम, अर्थात यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो देखिए इस बिंदु पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, यानी प्रकाश की दिशा परिवर्तित होगी। तो यहाँ एक अभिलंब डाल लीजिए आप, ये आपने एक अभिलंब ले लिया है एन यू नाम दे दो आप इसे। अब देखिए प्रकाश की किरण को जाना ऐसे चाहिए था, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे ही जाती, परंतु विरल से सघन माध्यम में आ रही है, यानी अभिलंब की ओर ये प्रकाश की किरण क्या होगी? झुकेगी। अर्थात यूं जाने के बजाय ये प्रकाश किरण इस अभिलंब की ओर झुकेगी और ये इस प्रकार चल देगी। ये आपके पास हो गई है अपवर्तित किरण। मैं यहाँ नाम देता हूं P और ये Q। तो जो PQ है ये हो गई है आपतित किरण। PQ क्या हो गई है? आपतित किरण। और यहाँ इसे आप नाम दे दें R, तो QR जो है वो हो गई है अपवर्तित किरण। अगर ये समबाहु प्रिज्म है तो ये QR अपवर्तित किरण इसके समानांतर हो जाती है, अन्यथा नहीं तो ये क्या होती है? अभिलंब की ओर झुकती है। अब यहाँ इसके साथ फिर अपवर्तन होगा, क्योंकि अब प्रकाश की किरण कांच से बाहर वायु के अंदर आएगी, कांच से बाहर वायु में आएगी, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेशित होगी। और अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आएगी तो इसका पुनः अपवर्तन होगा। और ऐसी स्थिति के अंदर इस बिंदु पर फिर एक अभिलंब अपन ले लेते हैं, ये आपने एक अभिलंब और ले लिया है यहाँ N-U। ये जो अभिलंब आपने ले लिया है तो देखो यहाँ फिर प्रकाश का क्या है? अपवर्तन हो रहा है। अब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है। अगर सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है तो अब ये अभिलंब से दूर हटेगी। अगर आप इसको ऐसे निकलता हुआ मानते तो अभिलंब से दूर हटेगी, अर्थात ये प्रकाश की किरण यूं चली जाएगी। तो ये हो गया PQR। इस बिंदु को आप नाम दे दीजिए R, और ये हो गया है S। तो PQ हो गई है आपतित किरण, QR हो गई है अपवर्तित किरण और RS बन गई है निर्गत किरण। अब आगे फिर देखें, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा आपतन कोण I, जिसको यहाँ अपन शो करेंगे I1 से। क्यों? क्योंकि प्रकाश इधर से भी आ सकता था, ये भी तो I1 बन सकता है, ये भी आपतन कोण हो सकता है निर्गत कोण के स्थान पर। इसी तरह से आपतित किरण, ये आपतित किरण ये जा रही थी, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब, इसके मध्य का ये कोण हो गया है अपवर्तन कोण प्रथम, और ये है अपवर्तन कोण द्वितीय। और इसको आप कह देंगे निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य के कोण को निर्गत कोण I2। तो ये कोण हो गए I1, R1,
R2 और ये कोण बन गया है I2। तो ध्यान रहे I1 अगर इस दिशा से लेते हैं तो ये आपतन कोण है, क्योंकि प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार अगर प्रकाश को इधर से आपतित करेंगे तो भी यही स्थिति बनेगी। ये I1, R1, R2 और ये I2। अब देखिए प्रकाश के प्रारंभिक अवस्था में देखें कि जब प्रकाश इसके AB अपवर्तक पृष्ठ पर जब आपतित हुआ तो ये प्रकाश ऐसे जा रहा था, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन फाइनली ये गया ऐसे, यानी कि प्रारंभ में तो ये ऐसे गया लेकिन फाइनली ये ऐसे गया। इसका मतलब प्रकाश अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। तो प्रकाश अपने पथ से कितना विचलित हो गया प्रिज्म के कारण, इनके मध्य जो कोण बनेगा यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनेगा उस कोण को ये कहा जाएगा विचलन कोण। तो देखिए आपतित किरण को आप आगे की ओर बढ़ाएं और निर्गत किरण को आप पीछे की ओर बढ़ाएं ऐसे। तो अब ये जो कोण बनेगा इस कोण को कहा जाएगा विचलन कोण डेल। ये कोण क्या होगा, विचलन कोण डेल होगा। अब देखिए यहां पर फिर एक चीज देखिए आप, ये कोण I1 है तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलके I1 के इक्वल होंगे। भाई शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण बनते हैं, तो ये I1 = R1 प्लस ये कोण, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा या कितने मान का होगा, तो इसको आप ले लीजिए, ये बन जाएगा I1 - R1। आप इस चित्र को जूम करके भी देख सकते हैं अगर एंगल देखने में समस्या हो तो देखिए I1 - R1। इसी प्रकार से अगर इस कोण के लिए जाना जाए कि ये वाला कोण कितना होगा, तो देखिए ये कोण होगा I2 - R2, ये वाला कोण, क्योंकि ये टोटल I2 है तो I2 के इक्वली क्या होगा R2 और ये वाला एंगल। तो ये यहां इसमें से I2 में से R2 को माइनस कर दें तो कोण क्या बच गया, I2 - R1। ये कोण आपका ये रहेगा, ये अभिलंब आपके पास एन डैश यहाँ था। तो देखिए ये आपने इस तरह से अपवर्तन की क्रिया को दर्शा दिया है प्रिज्म में। तो ABC प्रिज्म का कोई फलक था जिसमें PQ क्या है, आपतित किरण है, जो कि फलक AB पर जब आपतित हो रही है तो इसका अपवर्तन हो रहा है और अपवर्तित किरण PR है और निर्गत किरण क्या है, RS है। तो देखिए माना प्रिज्म कोण A का एक प्रिज्म है जिसके फलक यूं कह सकते हैं अपवर्तक पृष्ठ, जिसके फलक AB पर प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है। माना प्रिज्म कोण A का एक प्रिज्म है जिसके फलक AB पर प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है। जिसका अपवर्तन चित्रानुसार होता है, जिसका अपवर्तन चित्रानुसार होता है, जिससे इस अपवर्तन से देखिए PQ = जिससे आपतित किरण PQ अपवर्तित किरण QR वे निर्गत किरण RS है, जिससे आपतित किरण PQ, अपवर्तित किरण QR व निर्गत किरण RS है।
आपतन कोण I1 अपवर्तन कोण स्मॉल r1 व स्मॉल r2 तथा निर्गत कोण I2 है। आपतित किरण को आगे की ओर एवं निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे की ओर एवं निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर इनके मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण डेल कहलाता है। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण ही क्या कहलाता है? विचलन कोण डेल कहलाता है। तो देखिए, माना प्रिज्म कोण ए का एक प्रिज्म है जिसके फलक AB पर प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है, जिसका अपवर्तन चित्रानुसार होता है, जिससे आपतित किरण PQ, अपवर्तित किरण QR व निर्गत किरण RS है। आपतन कोण I1, अपवर्तन कोण स्मॉल r व स्मॉल r2 प्रथम और द्वितीय अपवर्तन कोण हो गए हैं प्रथम और द्वितीय, तथा निर्गत कोण I2 है। आपतित किरण को आगे की ओर एवं निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर इनके मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण डेल कहलाता है। ये अपन ने इसकी भाषा पूरी कर ली है। अब इसमें डेरिवेशन वाले पद को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कैसे क्या स्टेप्स लेंगे। देखिए बड़ी डेरिवेशन है, इसकी स्टेप्स को कैसे ध्यान रखेंगे वो चीज़ सीखें आप। जैसे आपने एक बड़ी डेरिवेशन की थी लेंस मेकर सूत्र की, एक की थी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की। यहाँ प्रिज्म वाली डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट और बड़ी डेरिवेशन है। कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले आप इसमें 3 प्रमेय काम में लेंगे। पहली प्रमेय कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण है, सम्मुख कोण है, उनका योग 2 समकोण के तुल्य होता है, यानी 180 डिग्री होता है। दूसरी प्रमेय, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 2 समकोण होता है, अर्थात 180 डिग्री होता है। तीसरी प्रमेय, 2 प्रमेय जान ली। तीसरी, किसी भी त्रिभुज के बाहर का जो बहिष्कोण है वो 2 अंतः कोणों के योग के तुल्य होता है। इनका उपयोग करते हुए अपन I1, I2, A और डेल के मध्य संबंध निकालेंगे। पहले इतना जानते हैं, फिर उसके बाद की बातें करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज। नाम दे देता हूं मैं AQUR। AQUR से क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि ये कोण और ये कोण, यानी A का कोण A और कोण U का, दोनों का योग क्या होगा? 2 समकोण होगा, यानी कि कोण A प्लस कोण U इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखो मैं यहाँ पर कोण का साइन यूज नहीं करूं,
तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसे सिंबल आएंगे जहाँ फिर कंफ्यूजिंग होगी। तो यहाँ अब मैं सीधा इसको कोण के रूप में ही लिख देता हूँ इस तरह से कि a प्लस यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1 बिना कोण के साइन यूज करें मैं बता रहा हूं सीधा कि a क्या है, कोण है, u क्या है, वो भी कोण है, एंगल है, और इन दोनों का योग क्या है, दो समकोण 180 डिग्री है। फिर देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज AQUR से ये अपन ले लिया। फिर देखें अपन त्रिभुज, फिर है त्रिभुज आपके पास QUR से, इसके भी तीनों अंत्य कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस U इज इक्वल टू 180, यानी दो समकोण होगा। जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अपने पास आई है, इनकी विशेषताएं चेक करें आप। दोनों का दायां पक्ष बराबर है, अगर दायां पक्ष बराबर है तो इनका बायां पक्ष भी समान होगा। तो देखिए समीकरण 1 वे समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे R1 प्लस R2 प्लस U इज इक्वल टू A प्लस U। देखिए अब U से U क्या हो गया, इसमें कैंसिल हो गया, यानी कि इक्वेशन आ गई है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। इक्वेशन नंबर 3। एक निष्कर्ष अपने पास यहाँ आ गया, और यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के लिए अपवर्तन कोणों का योग R1 प्लस R2 का योग प्रिज्म कोण के तुल्य होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और अपने पास बन गया। छोटे छोटे क्वेश्चन काफी बीच में इसमें बन जाएंगे। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E, एक ये आ गया। एक अब अपन बात करें बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय से देखिए बहिष्कोण प्रमेय क्या कहेगी, जैसे अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये जो कोण डेल है ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, देखिए इस तरह से है ये स्थिति। मैं यहां बना देता हूं इसको वापस से। यहां आप देख रहे होंगे ये इस तरह से, ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ डेल बना हुआ है, ये वाला जो एंगल है ये है I1 माइनस R1, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से दूसरा बचा हुआ एंगल ये है, और इसका मान है I2 माइनस R2, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या कहेगी, वो ये कहेगी कि इस बहिष्कोण डेल का मान इसके और इसके योग के बराबर होगा, यानी इन दो अंत्य कोणों के, इसको छोड़ करके। तो देखें बहिष्कोण प्रमेय से अब जो समीकरण आपके पास आएगी वो समीकरण होगी डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। इसी समीकरण को आप इस तरह से अरेंज करके भी लिख सकते हैं। डेल इज इक्वल टू, देखिए I1 प्लस I2, फिर ये स्टेप और ये स्टेप दोनों में माइनस है, तो माइनस को कॉमन लेते हुए लिख सकते हैं आप R1 प्लस R2, और ये इक्वेशन नंबर आपकी बन जाए 4। ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, उससे पहले इक्वेशन नंबर 3 को देखें कि R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके इक्वल है, प्रिज्म कोण A के। तो देखें समीकरण 3 से R1 प्लस R2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, अगर समीकरण 4 में ये मान रखते हैं तो डेल इज इक्वल टू अपने पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 का मान किसके इक्वल है, A के। तो ये समीकरण नंबर आ गए अपने पास, A आ गई। अब इस समीकरण नंबर जो अपने पास आ रही है, इसमें आगे इसको देखो आप ऐसे भी कह सकते हैं A प्लस डेल
इसको इधर पक्षांतरण कर लीजिए, इज इक्वल टू I1 प्लस I2। समीकरण नंबर ये हो गई है 5। समीकरण 5 भी एक तथ्य को व्यक्त कर रही है और वो तथ्य ये है कि प्रिज्म कोण और विचलन कोण का योग आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। फिर एक क्वेश्चन यह बनाया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म कोण व विचलन कोण का योग आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के तुल्य होता है। अब देखिए इसका एक एक्सपेरिमेंट है और एक चीज अपन भी जानते हैं कि जो विचलन कोण है डेल, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ विचलन कोण जो डेल है, प्रिज्म कोण तो नियत है लेकिन ये डिपेंड कर रहा है आपतन कोण पर। यानी आपतन कोण के मान में अगर अपन परिवर्तन करते हैं तो विचलन कोण के मान में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। मैंने क्या बताया कि आपतन कोण के मान में परिवर्तन करते हैं तो विचलन कोण के मान में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैं आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचूं, जिसका कि 12th स्टैंडर्ड के क्लास में आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करते हो और एक ग्राफ भी खींचोगे कि आपतन कोण के मान में आप वृद्धि करते जाओगे और विचलन कोण का मान उसके साथ साथ उसके संगत ज्ञात करते जाओगे, तो ग्राफ किस तरह से आता है, क्या आता है, उसे देखते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर आपने जान ली है। समीकरण नंबर 1 में a प्लस यू 180 है, 2 में R1 प्लस R2 प्लस U इज इक्वल टू 180 है। समीकरण नंबर 3 आपके पास आ रही है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। और समीकरण नंबर 5 है A प्लस डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये दो समीकरणें और आपको ध्यान रखनी है, तो मैं इनको साइड में लिख देता हूँ, काम आएगी अभी। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये है समीकरण नंबर 3। और A प्लस डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये है समीकरण नंबर 5। अब देखिए, अब अपन इसमें ग्राफ खींचते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, उसको जानते हैं। तो देखिएगा आपतन कोण वे उसके संगत आपतन कोण वे उसके संगत विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वह चित्रानुसार प्राप्त होता है। देखो किस तरह का ग्राफ आता है, उसको देखिएगा। यहां x अक्ष पर तो अपन इसके अंदर ले लेते हैं आपतन कोण को, क्योंकि आपतन कोण के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। y अक्ष पर ले लेंगे आप विचलन कोण को। तो देखिए यहां लिख दें आप आपतन कोण, और इस एक्सिस पर ले लेते हैं विचलन कोण। ये ग्राफ जब प्रैक्टिकल में अपन खींचते हैं तो ये इस तरह से आता है। अब ये क्या कह रहा है वो देखिए, इस ग्राफ से क्या रिजल्ट अपने सामने आते हैं, क्या परिणाम आ रहे हैं। वो ग्राफ ये कह रहा है कि शुरू में जब अपन ने आपतन कोण का मान बढ़ाया तो विचलन कोण का मान घटता चला गया, ये कम होता जा रहा है, और कम होते होते इसने एक न्यूनतम अवस्था प्राप्त कर ली है, न्यूनतम विचलन कोण आ गया।
फिर उसके पश्चात भी अपन ने आपतन कोण का मान और बढ़ाया तो विचलन कोण का मान पुनः क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो देखें शुरू में आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर विचलन कोण के मान में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। लेकिन एक निश्चित न्यूनतम मान प्राप्त करने के पश्चात जब अपन ने आपतन कोण के मान में वृद्धि करी तो विचलन कोण का मान भी बढ़ने लग गया। तो देखिए यहां ये जो विचलन कोण का मान आपके पास आएगा ये हो गया है न्यूनतम विचलन कोण डेल एम। न्यूनतम विचलन कोण क्या ले लिया आपने, डेल एम। डेल तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, विचलन कोण को, एंगल ऑफ डेविएशन, और एम का मतलब मिनिमम के लिए। एक चीज और ग्राफ के अंदर अपन को नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, देखिए आप, अगर मैं इस तरह से ले रहा हूं तो देखें आप, ये आपतन कोण जैसे I1 है, यहां पर भी ये कोण क्या है, I2 है। तो आप देखें प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत की पालना होती है। अगर प्रकाश इस ओर से आपतित कराया होता तो इसका पथ होता S R Q P, लेकिन प्रकाश इस ओर से लिया है। यानी इस ग्राफ के अंदर एक चीज अपन देख रहे हैं कि x अक्ष पर I है, ये है विचलन कोण, यानी विचलन कोण के किसी एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान संभव है। देखो यहां ये पॉइंट आ रहा है, यहां पर भी ये पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट ये कह रहे हैं यहां वाले और यहां वाले कि विचलन कोण का मान तो निश्चित है, वाई एक्सिस पर जो ले रहे हैं अपन, विचलन कोण का मान इतना है, जैसे मान लो जो भी डिग्री है उसके लिए दो मान संभव है, I1 और I2 के। लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में केवल एक ही मान है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, I। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति के अंदर I1 और I2 के मान क्या हैं, बराबर हैं। यानी R1 और R2 के मान भी क्या हैं, बराबर हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो देखिए पहले इन पॉइंट को नोट कर लें। आपतन कोण व उसके संगत विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वह चित्रानुसार प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट है कि इस ग्राफ से क्या स्पष्ट है वो चीज देखिएगा, जिससे स्पष्ट है कि नंबर फर्स्ट, आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर प्रारंभ में विचलन कोण का मान घटता है। आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर प्रारंभ में विचलन कोण का मान घटता है, एवं यहां लिख रहे हैं उसको, आपतन कोण के एक निश्चित मान पर कोण का मान घटता है, एवं आपतन कोण के मान में और वृद्धि करने पर, एवं आपतन कोण के मान में और वृद्धि करने पर आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त हो जाता है।
तो आपने क्या देखा, आपतन ग्राफ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर प्रारंभ में विचलन कोण का मान घटता है एवं आपतन कोण के मान में और वृद्धि करने पर आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त होता है, जिसे कि आप डेल एम से दर्शाते हैं। सेकंड रिजल्ट अपन क्या देख रहे हैं, सेकंड रिजल्ट अपन ये देख रहे हैं कि विचलन कोण के एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान होते हैं। विचलन कोण के एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान होते हैं, परंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में केवल एक ही मान संभव है। तो देखें, विचलन कोण के एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान I1 व I2 किससे आते हैं? ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। विचलन कोण के एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान I1 व I2 संभव होते हैं, परंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में केवल एक ही मान संभव होता है। तो देखिए, अपन ने क्या देखा कि इस अक्ष पर आपतन कोण लिया आपने, इस अक्ष पर विचलन कोण लिया और इनके मध्य एक ग्राफ खींचा और उस ग्राफ में आपने देखा कि आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर विचलन कोण का मान घट रहा है, घटते घटते वो मान न्यूनतम हो गया। उसके पश्चात आपतन कोण का मान जब आपने और बढ़ाया तो विचलन कोण के मान में वृद्धि क्या हो गई, शुरू हो गई, तो ये न्यूनतम मान आया। फिर एक चीज क्या देखी आपने कि विचलन कोण के किसी भी मान के लिए आपतन कोण के दो मान आ रहे हैं, लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में केवल एक ही मान आ रहा है। तो देखें अपन ने क्या क्या जाना, आपतन कोण व उसके संगत विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचा जाए, के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वह चित्रानुसार प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट है कि क्या क्या स्पष्ट है। देखो, नंबर फर्स्ट, आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर प्रारंभ में विचलन कोण का मान घटता है एवं आपतन कोण के मान में और वृद्धि करने पर आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त हो जाता है। फिर देखें, इसके पश्चात भाई ये न्यूनतम मान तो प्राप्त हो गया अपन को, इसके पश्चात I को और बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान अब क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण भी बढ़ने लग जाता है। तो क्या देखा आपने, आपतन कोण के मान में और वृद्धि करने पर आपतन कोण के मान में और वृद्धि करने पर आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात आपतन कोण को बढ़ाने पर, यानी इसके बाद और बढ़ाने पर विचलन कोण भी बढ़ने लग जाता है। सेकंड, विचलन कोण के एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान कौन से हैं, वो I1 और I2 संभव होते हैं, परंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में केवल एक ही मान यानी I संभव होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं न्यूनतम विचलन की जो स्थिति है, उस न्यूनतम विचलन की स्थिति के अंदर I1 और I2 क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अपन उसी कंडीशन के लिए इसको डेरिवेशन को आगे अपन करेंगे।